नमस्कार दोस्तों, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग की ओर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति चावला स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और पीजीडीटी, पीजीसीबीएसटी, पीजीसीएमएसटी और एमएटीएस के 3 प्रोग्राम और एमएटीएस के कुछ कोर्सेज़ को देखती हूँ। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऐसा विषय लें जो सभी हमारे इन चारों कार्यक्रमों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कहा जाए कि इंटीग्रल है। तो हम कोशिश करेंगे आज एक ऐसे विषय पर बात करें। तो मैंने आज का जो विषय चुना है वो है रेलेवेंस इन ट्रांसलेशन इन ग्लोबल टाइम्स, रेलेवेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ग्लोबल टाइम्स, वैश्विक समाज में अनुवाद की प्रासंगिकता। इससे पहले हम इस विषय पर बात करें, मैं कुछ लगातार पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के फ़ोन्स आ रहे हैं और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं हमारे स्कूल के माध्यम से कि अपने सभी स्टूडेंट्स को हम गूगल मीट क्लास के माध्यम से, जूम क्लासेस के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हम अपने स्टूडेंट को एड्रेस करें और उनकी क्वेरीज़ को, उनके सवालों को, उनके विषय से लेकर संबंधित सभी समस्याओं का हम निदान करें और हम अपने स्कूल की तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ फ़ोन जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो ये कि स्टडी मटेरियल अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है या पूरा नहीं पहुंच पाया है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये बता भी रहे हैं। एक बार फिर से इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी कि पीजीडीटी, पीजीसीबीएसटी, पीजीसीएमएसटी और एमएटीएस, ये जो चारों प्रोग्राम्स हमारे स्कूल से ओपन डिस्टेंस लर्निंग में चलते हैं, इन सभी प्रोग्राम्स का स्टडी मटीरियल इग्नू वेबसाइट पर उपलब्ध ई ज्ञान कोश में है। आप चाहें तो वहाँ से अपना सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ स्टडी मटेरियल है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इग्नू का ई कंटेंट ऐप पर भी हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जहाँ तक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स का सवाल है वह भी इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप देखेंगे इग्नू वेबसाइट पर स्टूडेंट जोन में जाकर आप असाइनमेंट सेक्शन की तलाश करेंगे तो असाइनमेंट सेक्शन में पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजी सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन, पीजी सर्टिफिकेट इन मलयालम हिंदी ट्रांसलेशन, एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़, इन सभी प्रोग्राम्स के असाइनमेंट सेक्शन में अपलोडेड हैं। और प्रोजेक्ट पीजीसीबीएसटी, पीजीसीएमएसटी एंड पीजीडीटी, तीनों प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट भी वहाँ अपलोड किए गए हैं। हमने स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप जब तक ये लॉकडाउन पीरियड चलता है या इस तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, हमारी यही कोशिश है। आप अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए ई ज्ञान कोश और ई कंटेंट ऐप से आप सामग्री ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आज का हमारा टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ग्लोबल टाइम्स, यानी वैश्विक समाज में अनुवाद की प्रासंगिकता। ये कुछ नया तो नहीं है कहने के लिए कि अनुवाद की प्रासंगिकता, मुझे लगता है कि अब तो बहुत सामान्य रूप से समझ में आता है कि अनुवाद के बिना अब किसी भी समाज की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं सीधा भारतीय समाज की बात करूं जिसमें लगभग न जाने हज़ारों की संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, 22 हमारी संविधान सम्मत भाषाएं हैं, उसके अलावा कितनी बोलियां, कितनी भाषाएं हैं जिनमें हम रोज़ व्यवहार करते हैं। ये तो भारत के संदर्भ की बात हुई। अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होता है। इन सब भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान आप तभी प्राप्त कर सकते हैं या तो आपके पास इन सभी भाषाओं का ज्ञान हो या फिर कोई ऐसा पुल, कोई ऐसा सेतु, कोई ऐसा लिंक बीच में उपलब्ध हो जो आपको ये सारी सामग्री उपलब्ध करवा सके। और मुझे लगता है अनुवाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी समाज के लिए कहा जाता है, हम भी अगर अपने समाज की भी अगर बात करें तो हमारा समाज या हमारा जो निर्माण है वो किसी एक संस्कृति, एक समाज, एक भाषा या एक सभ्यता की देन नहीं है। हमारा पूरे व्यक्तित्व का निर्माण हम विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, भाषाओं, आदान प्रदान, आस्था और न जाने ज्ञान के कितने विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से होता है। ये जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के जो विभिन्न माध्यम हैं, ये विभिन्न ज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, ये ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हमें अनुवाद के माध्यम से प्राप्त होती हैं। हम ये नहीं कह सकते, चाहे कितना भी कोई सभ्य या कितना भी कोई बड़ा या कितना भी विकसित समाज क्यों ना हो, ये नहीं कहा जा सकता कि वह किसी एक भाषा, एक संस्कृति, एक सभ्यता या ज्ञान की किसी एक शाखा पर निर्भर है। अगर हमें दुनिया के साथ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ज़रूरी है कि दुनिया भर में चल रहा ज्ञान का जो आदान प्रदान है उससे हम अपडेटेड रहें, अवगत रहें और हमारे पास ज्ञान की सब शाखाएं हमसे जुड़ती रहें। मैं भी पॉलिटिकल थियरिस्ट भीखू पारेख के शब्दों में अगर कहूँ तो मल्टीकल्चरलिज्म
को उन्होंने जिस बहुसांस्कृतिकता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म को उन्होंने वे ऑफ ह्यूमन लाइफ कहा है। यानी कोई भी समाज, किसी भी समाज का जो मानव विकास है वो किसी एक संस्कृति, किसी एक सभ्यता, भाषा या ज्ञान से नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में अगर हम समझें तो ट्रांसलेशन आज इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है ज्ञान के प्रचार प्रसार में, ज्ञान के विस्तार में। वैश्विक समाज में अनुवाद की प्रासंगिकता की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से जॉनर्स हैं, कौन कौन सी शाखाएँ हैं, कौन कौन से धरे हैं जहाँ पर अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। अब हम अपनी एक सामान्य बुद्धि की अगर बात करें तो शायद ही कोई काम ऐसा होगा जो अनुवाद के बिना संभव हो पाए। लेकिन अगर हम इसे, जैसे मैंने कहा कि हमारे सभी प्रोग्राम्स का इंटीग्रल हिस्सा है ये पर्टिकुलर पेपर और पर्टिकुलर टॉपिक, तो हमें इस पर सिलसिलेवार बात करने की ज़रूरत है कि अनुवाद की प्रासंगिकता ख़ास तौर पर इस ग्लोबल टाइम्स में, जिस वैश्विक समय में कितनी ज़्यादा है। और जिस तरह के दौर से हम गुज़र रहे हैं, हम जानते हैं कि कोई भी ज्ञान, कोई भी सूचना अगर हम तक आज न पहुँचे तो आज शायद हमारी जानकारी या हमारे ज्ञान के जो दायरा है वो अधूरा रह जाएगा। इसी संदर्भ में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन हमारी ज़िंदगी में किस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अनुवाद की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इसको हम क्रम में बात करें तो अनुवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है। अगर हम इसको भारतीय संदर्भ में देखें तो इसे हम आदिकाल भक्तिकाल तक जाकर देख सकते हैं। अगर हम आदिकाल की बात करें तो टीका, भाष्य, अनुवाद की जो संस्कृत साहित्य, जो उपलब्ध साहित्य है, उसका जो सरल रूप में जो आम जन के लिए साहित्य उपलब्ध करवाया गया, वो टीकाओं के माध्यम से, भाष्यों के माध्यम से हम तक पहुँचा, सामान्य जन तक पहुँचा। अगर हम इतना पीछे ना जाएं, अगर हम भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल का जो लगभग साहित्य है वो एक तरह से अनुवाद की, हम उसे व्यापक उस अर्थों में अनुवाद कह सकते हैं। रामकथा या महाभारत या गीता का जितना भी जो संपदा है, ज्ञान संपदा है, वो किसी एक भाषा, किसी एक समाज की धरोहर नहीं है। आज पूरा भारत, पूरे भारतीय समाज के विकास में उन सभी महत्वपूर्ण रचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम जानते हैं कि भारतीय मानस का निर्माण में रामकथा या हमारे भगवद गीता या हमारा जो भी संस्कृत साहित्य जो हमारे पास उपलब्ध था, वो किस तरह भारतीय भाषाओं में पहुंचकर विस्तृत समाज तक पहुंचता है और किस तरह विस्तृत समाज को वो ज्ञान संपन्न करता है। तो ये हमने एक भारत के संदर्भ में बात की। अगर हम वैश्विक संदर्भ में बात करें तो एक पूरा दौर है जहाँ पर बाइबल के ट्रांसलेशन को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं होती रही और बाइबल के ट्रांसलेशन के पीछे उद्देश्य भी धार्मिक साहित्य का प्रचार प्रसार था। तो अनुवाद कोई नई चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा आपसे कहना चाहूँगी कि अनुवाद कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से अनुवाद पर जो बातचीत हो रही है, अनुवाद पर जो चर्चा हो रही है, वो और ज़्यादा सिस्टमेटिक और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से हो रही है। और हम जब इस व्यवस्थित तरीके की जब बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि औद्योगिक क्रांति के साथ, आधुनिक समाज की शुरुआत के साथ, अखबार के आने के साथ, ये जो नई शुरुआत साहित्य जगत में या मानव जगत में जो नई शुरुआत हुई, इस सब ने भी अनुवाद के महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जहाँ तक सीमित संसाधनों की बात थी, एक सीमित संसाधनों में रहकर इंसान के पास ज्ञान के सीमित स्रोत थे, लेकिन आज जब हम एक औद्योगिक समाज में रहते हैं, एक आधुनिक समाज में रहते हैं, आज खास तौर पर जब हम कहें तो हम वैश्विक समाज में रहते हैं, उस वैश्विक समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार किसी एक धड़े या किसी एक सीमित दायरे तक सीमित नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मांग है और पहचान है। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो अनुवाद आज लगभग जीवन के हर क्षेत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास जितना भी साहित्य है, जो मानव के निर्माण में जितने भी साहित्य की जो भूमिका है, वह सारा का सारा साहित्य इसी अनुवाद के माध्यम से हम तक पहुंचता है। वर्ल्ड लिटरेचर की जब अवधारणा की जो शुरुआत हुई, उसके पीछे अनुवाद की ही अवधारणा थी। अनुवाद न होता तो शायद विश्व के कोने कोने तक, पश्चिम तक एशियाई साहित्य न पहुंचा होता। तो ये जो एशियाई साहित्य का जो प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में हुआ, या यूरोपीय साहित्य का प्रचार प्रसार जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हुआ, हमारे राष्ट्र निर्माण में हम जानते हैं कि बहुत सारा साहित्य ऐसा है जिसने हमारे राष्ट्र निर्माण में, हमारे नेशन बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सारा का सारा साहित्य हमें अनुवाद के माध्यम से प्राप्त हुआ। जितना भी आप रशियन लिटरेचर पढ़ते हैं, रूसी साहित्य, फ्रांसीसी क्रांति आदि, जितनी भी साहित्य की जो नई शाखाएं या नए जो ज्ञान के जो नए स्रोत थे, वो अनुवाद के माध्यम से हम तक पहुँचे। और उसने हमारे लिए, हमारे सामने एक ऐसी नई चीज़ या एक ऐसी नई अवधारणा रखी जिसके माध्यम से हमने जाना कि
दुनिया सिर्फ इतनी ही सीमित नहीं है, या हमारे पास जो लड़ाई के टूल्स हैं, हम जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे उसके टूल्स सिर्फ उतने नहीं हैं जितने हम जानते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने संग्राम को, अपने संघर्ष को और ज़्यादा धार दे सकते हैं और ज़्यादा पहचान उसकी बना सकते हैं और उसमें दूर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज आप अनुवाद के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम 24 घंटे न्यूज़ चैनल देखते हैं, न जाने कितनी भाषाओं में हमारे यहाँ अखबार आते हैं, हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं। लगभग सभी चीज़ें आज आपको आपकी भाषा में आप तक उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये सब भाषाएं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो ज्ञान की जो विभिन्न चीज़ें हैं वो आप तक अनुवाद के माध्यम से ही पहुंचती हैं। अनुवाद ही वे माध्यम है जब आप यहाँ भारत में बैठकर, या अगर आप कहें कि आप हिंदी भाषी प्रदेश में बैठकर हिंदी भाषी प्रदेश की जानकारियों को, वहाँ की सूचनाओं को आप तक जो उसकी पहुँच है वो उसके माध्यम से हो पाती है। तो मीडिया एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जहाँ अनुवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनुवाद आज हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण सूचनाओं का भंडार है, जिसके माध्यम से आज हम हर दिन अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अनुवाद के लिए जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, अनुवाद जिस तरह हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है और किस तरीके से वो हमारे जीवन में परिवर्तन को लाने का कारण है। हम आज, जैसे मैंने भीखू पारक की बात की, भीखू पारक हमेशा से कहते रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म जीवन जीने का तरीका है, बहुसांस्कृतिकता ये जीवन जीने का तरीका है। परंतु ये बहुसांस्कृतिकता हम तक कैसे पहुंचेगी, हम किस तरह बहुसांस्कृतिक हो पाएंगे? क्या हम अपने अपने दायरों में रहकर, क्या इस सीमित दायरों में रहकर क्या हम बहुसांस्कृतिक हो सकते हैं? क्या सभ्यता संस्कृति के नाम पर जो विकास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ रही हैं, ज्ञान का जो नया प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या वो हम तक संभव है पहुंचना? तो मुझे लगता है कि नहीं। पर इसके साथ तो एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे अनुवाद के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अनुवाद ज्ञान के लोकतांत्रिकरण का माध्यम है। ज्ञान का डेमोक्रेटाइज करता है अनुवाद। किस तरीके से? हम पूरे विश्व के सामने, भूमंडलीकरण के साथ साथ पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में एक सवाल जो खड़ा है वो ये है कि भाषाओं का अंत हो जाएगा। बहुत सारी भाषाएं हैं जो वक्त के साथ शायद ख़त्म हो जाएंगी, पर उसी के बीच में अनुवाद एक ऐसा माध्यम भी है जिसके माध्यम से आप, जिसके एक सहारे से आप अपनी ही भाषा में आते, आपके पास ज्ञान का जो विस्तृत भंडार है वो लगातार पहुँचता है। तो लोकतांत्रिकरण के माध्यम से आप जानते हैं कि किस तरीके से एक अनुवाद एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे सामने जितना भी अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें या हम प्राचीन समय की बात करें तो हम जानते हैं कि साहित्य या बहुत सारे ज्ञान का जो भंडार था वो सीमित हाथों में था। उसकी पहुंच बहुत सीमित लोगों तक थी या बहुत सीमित समाज तक उसकी पहुंच थी। लेकिन अनुवाद के माध्यम से वह जो ज्ञान का जो अकूत भंडार था वह किसी सीमा में कैद नहीं रह गया, वो दूर तक पहुंचा, दूर तक बड़े समाज तक उसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो हाशिए का वर्ग है, हमारा जो एक व्यापक समाज है जिस तक शायद बहुत अच्छे से आज तक नज़र नहीं पड़ पाई थी, उसके साहित्य को भी अनुवाद के माध्यम से हम उनकी आवाज़ को भी व्यापक समाज तक जोड़ने का काम करते हैं। दलित साहित्य के माध्यम से, स्त्री साहित्य के माध्यम से, अस्मितावादी साहित्य के माध्यम से, ये जो साहित्य ये जो समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसके पास लंबे समय तक कोई आवाज़ नहीं थी, उनका लिखा हुआ साहित्य भी अगर हम अनुवाद के माध्यम से देखें तो हम उसे व्यापक समाज तक पहुंचाते हैं, पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जितनी दुनिया हम जानते हैं या देखी है उसके अलावा भी उसका विकास कहाँ तक है। अनुवाद विभिन्न माध्यमों से आज हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम जितने भी ज्ञान विज्ञान या कहा जाए कि साइंस टेक्नोलॉजी, समाज में जितने भी शिक्षा के जो विभिन्न जो शाखाएं हैं, ज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें उपलब्ध जो साहित्य है वो अनुवाद के माध्यम से आज हम तक पहुंचता है। आज साइंस या टेक्नोलॉजी में या ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हो पाता है उसके पीछे अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें अनुवाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक व्यापक वर्ग को रोज़गार प्रदान करता है। ये सब जो बातें हमने अभी तक की कि अनुवाद की उपयोगिता क्या है, अनुवाद लार्जर सोसाइटी में किस तरह अपनी भूमिका अदा करता है, इसके साथ जो बहुत बड़ा जो इम्पॉर्टेंट जो टारगेट है, शायद किसी भी एजुकेशनल स्ट्रीम की जो सबसे बड़ी डिमांड होती है वो यह होती है कि हम
जो ज्ञान हम जो प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है या जो शिक्षा में हम हैं, जैसे अगर हम अपने प्रोग्राम्स की भी बात करें, PGDT, PGCBST, PGCMST या METS, ये सभी प्रोग्राम्स करने के पीछे हमारे छात्रों का उद्देश्य भी शायद इनके माध्यम से नौकरी प्राप्त करना या जीवन के अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करना भी है। तो ये रोज़गार के अवसर ये रोज़गार के अवसर अनुवाद किस तरीके से प्रदान करता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम PGDT में हमारा जो PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो प्रोग्राम है, उसमें हम प्रशासनिक अनुवाद पर लगभग एक पूरा पेपर पढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्रों में अनुवाद की मांग किस तरीके से है। जैसे मैंने अभी मीडिया बताया, मीडिया एक माध्यम है, उसके अलावा जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, कार्यालयों में, विभिन्न सरकारी दफ्तरों में, सरकारी मंत्रालयों में और अन्य क्षेत्रों में अनुवाद की नौकरियाँ, अनुवाद के जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या है, और उसके साथ साथ विधि के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में किस तरह अनुवाद की ज़रूरत है और किस तरह से अनुवाद में नौकरियां हैं, किस तरह अनुवाद में रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। और उस प्रशासनिक अनुवाद के माध्यम से हम अपने छात्रों को ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि प्रशासनिक अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या टूल्स हैं, किस तरह ये इसके माध्यम से आप अपने एक स्किल डेवलप कर सकते हैं एक अनुवादक होने के नाते। उसके अलावा जो अन्य प्रोग्राम हमारे यहाँ है, उसमें हम साहित्यिक अनुवाद को लेकर भी हम अक्सर चर्चा करते हैं। जैसे हमारा PG सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन एंड मलयालम हिंदी ट्रांसलेशन, उसी तरह MA ट्रांसलेशन स्टडीज़ में हमने स्टूडेंट्स को एक तरह से एक लार्जर पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है कि अनुवाद के क्षेत्र में कितने डिफरेंट आयाम से, कितनी विविधता है, और इन विविधताओं के माध्यम से किस तरह वे न केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने लिए रोज़गार के नए अवसरों की तलाश भी कर सकते हैं। हम जैसे मैं भी बात करना चाह रही थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे हम मनोरंजन जगत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अनुवादकों की भूमिका आज बहुत ज़्यादा है। आज आप देखते हैं TV चैनल्स पर बहुत सारे कार्यक्रम आपको बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। एक बटन के प्रयोग से आप अंग्रेज़ी में देख रहे कार्यक्रम को तेलुगु, मलयालम, हिंदी या पंजाबी जो भी भाषाएं उनके कॉर्पस में अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। तो ये इसके पीछे एक पूरी अनुवाद की प्रासंगिकता या कहा जाए कि अनुवाद की मांग है। आज एक पूरी इंडस्ट्री है जहाँ ट्रांसलेशन का काम हो रहा है और ट्रांसलेटर्स की बहुत बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, फिल्म अडेप्टेशन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपके पास जो साहित्य उपलब्ध है, आप जैसे मान लीजिए आप विभिन्न साहित्यकारों को पढ़ते हैं, बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी या अन्य भाषाओं में, विदेशी भाषाओं के जो साहित्यकारों को आप पढ़ते हैं या जानते हैं, वे सारा का सारा साहित्य हो सकता है किताबों में एक सीमित वर्ग को ही आकर्षित करता हो, लेकिन यदि वो फिल्म अडेप्टेशन के रूप में लार्जर सोसाइटी तक पहुंचता है तो उसका पर्सपेक्टिव भी बड़ा होता है और साथ साथ अनुवादकों या कहा जाए कि और यहाँ जब हम अनुवाद कह रहे हैं तो अनुवाद का दायरा यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। हम अनुवाद को सिर्फ प्रॉपर ट्रांसलेशन के संदर्भ में नहीं समझ सकते हैं। जब हम यहाँ फिल्म अडेप्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ फिल्म अडेप्टेशन में ट्रांसलेशन अलग अलग जॉनर्स में जाने की उसके जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। फिल्म अडेप्टेशन में एक लिखी गई कहानी या कथा को आप फिल्म का रूप, कहानी का उसको नाटक का रूप या एक टेलीफिल्म का रूप या किसी अन्य जिसे कहा जाए कि मंचीय विधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उस मंचीय विधा को प्रस्तुत करने के पीछे जो बहुत सारे आयाम हैं, वो आयाम अनुवादकों के लिए बहुत सारे रास्ते खोलते हैं। आप विदेशी फिल्में देखते हैं, विदेशी फिल्में मान लीजिए आप कोई जापानीज़ मूवी देख रहे हैं पर आपको जापानीज़ नहीं आती है, आप कोई गुजराती मूवी देख रहे हैं पर आपको गुजराती नहीं आती है, आप अंग्रेज़ी मूवी देख रहे हैं पर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो इस तरह की फ़िल्में हालांकि बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, ये एक पूरी इंडस्ट्री की कोशिश रहती है कि जो चर्चित या जो मास्टरपीस है इस तरह की फ़िल्मों के उन्हें डबिंग के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से या सबटाइटलिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। आप जानते हैं सबटाइटलिंग, जब कोई मूवी का सामने मूवी चल रही है उसके नीचे जो हिंदी में या अन्य भाषा में जो टाइटल्स उपलब्ध होते हैं उसे सबटाइटलिंग कहते हैं। ये सबटाइटलिंग भी अनुवाद का ही एक रूप है। जब आप किसी अंग्रेज़ी मूवी को हिंदी में देख रहे हैं तो उसमें जो हिंदी के जो सबटाइटल्स हैं वो भी अनुवाद का ही एक कह सकते हैं कि एक आयाम है, जो हमारे स्टूडेंट्स को, ट्रांसलेशन के लर्नर्स को या ट्रांसलेशन में जो एस्पिरेंट्स हैं
उनके लिए एक नया रास्ता है। अब ये रास्ते क्या हो सकते हैं, ये तलाश करना, ये हम अपनी योग्यता के आधार पर करते हैं कि मुझ में कौन सी क्षमता है, मुझ में कौन सी ऐसी खूबी है जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़कर मैं अपने लिए नए रास्ते खोल सकती हूँ। उसके अलावा डबिंग, जैसे मैंने कहा कि आपके सामने मूवी अंग्रेज़ी में चल रही है लेकिन आप उसे हिंदी में सुन रहे हैं, तो वो डबिंग एक तरह से डबिंग, उसे हम वॉइस ओवर कहते हैं। जब आप अंग्रेज़ी में देख रहे मूवी का पीछे से हिंदी या पंजाबी या गुजराती किसी अन्य भाषा में उसके जो डायलॉग्स जो आप सुन पा रहे हैं, उसे हम वॉइस ओवर कहते हैं, जो वॉइस के माध्यम से आपको आपकी भाषा में उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। तो एक ये वॉइस ओवर, एक सबटाइटलिंग, डबिंग, जो आप उसी भाषा में कहीं उसी टेक्स्ट को डब के माध्यम से, डबिंग के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये विभिन्न माध्यम हैं जो ट्रांसलेशन के डिफरेंट आयाम्स हैं, उसके आयाम हैं जो आपको ज्ञान की नई, न केवल ज्ञान की नई शाखाओं से जोड़ते हैं, जो हमारी फिल्मों के माध्यम से, हमारे लोक संगीत के माध्यम से या हमारे साहित्य के माध्यम से सीमित भाषाओं में या चुनी हुई गिनी चुनी भाषाओं में सीमित है, उसे लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने का काम अनुवाद के माध्यम से हो सकता है। ये माध्यम कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि अब अगर आप लोगों ने जैकबसन की थियरी पढ़ी हो तो जैकबसन ने 3 तरह के ट्रांसलेशन की बात की थी, अंतर्भाषिक, अंतर्भाषिक और अंतर प्रतीकात्मक, यानी इंटरसिमियोटिक। तो ये इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन का एक तरह से के हिस्से हैं जहां आप जॉनर को बदलकर एक उपलब्ध जॉनर से निकलकर दूसरी विधा में जाते हैं और उस विधा के माध्यम से आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये एक व्यापक परिदृश्य है अनुवाद का, जहाँ पर आप अनुवाद के माध्यम से न केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं बल्कि आप अपने लिए रोजगार के नए अवसर भी तलाश सकते हैं। आज आप जानते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ भाषाओं का विस्तृत अध्ययन हो रहा है। आप जानेंगे भारत में भी बहुत सारे बच्चे फ्रेंच, जापानीज, अन्य भाषाएं पढ़ रहे हैं। उन भाषाओं को पढ़ने का कारण भी इस व्यापक जगत में अपने लिए नए रास्ते तलाशना है, ताकि आप अपनी जो सीमित संसाधन है रोजगार के, उसके अलावा भी कुछ नए संसाधन तलाश सकें और आप अन्य नई भाषाओं के माध्यम से नए समाज के बीच में इंटरैक्ट कर सकें और अनुवाद के नए रोजगार के नए अवसर वहाँ तलाश सकें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे हम इंटरप्रेटर्स कहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब 2 देशों के डेलीगेट्स मिलते हैं आपस में, अगर किसी दोनों में आपस में उन्हें एक दूसरे की भाषा नहीं आती है तो उनके बीच में इंटरप्रेटर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इंटरप्रेटर वे होते हैं जो, मान लीजिए जापानीज़ और चाइनीज़ 2 डेलीगेशंस मिल रहे हैं लेकिन दोनों को आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं आती है। ऐसी स्थिति में इंटरप्रेटर की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाषाएं ज्ञान का माध्यम तो है लेकिन कई बार वो हमारी सीमाएं भी बन जाती हैं। यदि हमें कोई भाषा नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसका ज्ञान प्राप्त करने का या उसके वहाँ जो उपलब्ध जानकारी है उसे प्राप्त करने का अधिकार हमारा खत्म हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में या ज्ञान के जो उपलब्ध जो स्रोत हैं उस तक आपकी पहुँच बनी रहे। तो इंटरप्रेटर्स यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जहाँ वे इन दोनों भाषाओं के बीच में एक सेतु का काम करते हैं और वो ट्रांसलेट करके दोनों डेलीगेट्स को उनकी भाषा में उनकी बात समझाते हैं। तो एक इंटरप्रेटर, और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इंटरप्रेटर की भूमिका बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो उनका प्लेटफॉर्म है, जिस मंच पर या जिस स्थिति में या जिस परिस्थिति में उनका काम होता है, उसके साथ ट्रांसलेशन की जो एक कहा जाए कि निष्ठा का प्रश्न बहुत बड़ा होता है कि आप जो अनुवाद करके जो आप जिसे आप कहते हैं कि फौरी एकदम आशु अनुवाद, जो आप उसी समय ट्रांसलेट करके आप बता रहे हैं, तो उसमें ट्रांसलेटर के साथ उसकी बहुत सारी उसके प्रति उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं। ये कहा जाए कि जब आप किसी पाठ का कॉपी पर या लंबे समय में या अपनी तय सीमा समय के हिसाब से अनुवाद कर रहे होते हैं तो आपके पास गलतियां करने का भी स्कोप होता है, पर इंटरप्रेटर या इस तरह आशु अनुवादकों के पास उस तरह की गलतियों का भी स्कोप नहीं होता है। तो हमें ये देखना होगा कि आप जितने भी अनुवाद के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के हिसाब से आप अपने आप को कितना योग्य महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कौन से क्षेत्र विशेष में आप अपना ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा सकते हैं या आप ज़्यादा अच्छा जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुवाद की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे हम टूरिज़्म इंडस्ट्री कहते हैं। टूरिस्ट, अभी हम लॉकडाउन में हैं तो कुछ समय के लिए लगता है कि ज़िंदगी सब स्थगित हो गई है, सब कुछ रुका हुआ है, पर हम जानते हैं कि हम सभी लोग, और बहुत सारे देशों में तो ये भी संस्कृति है कि वे अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, या कहा कि अपने रिटायरमेंट के बाद या एक लंबे समय के बाद या तय सीमा पर
बहुत ज़्यादा यात्राएं करना पसंद करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक से दूसरे देश में जाते हैं, पर्यटन करते हैं, नई संस्कृति को जानते हैं, नए समाज को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये ट्रांसलेशन के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। और पिछले कुछ सालों में जब से हमने एक तरह से कहा जाए कि भूमंडलीकृत समाज को देखा है, तब से ये आदान प्रदान, संस्कृतियों का आदान प्रदान, आना जाना, या कहा जाए कि एक दूसरे देशों में जो हमारा जो एक तरह के एक जो रुचि जो विकसित हुई है, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो पर्यटन एक ऐसी इंडस्ट्री है, टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ ट्रांसलेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि जब हम किसी नई स्टेट में या किसी नए देश में जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले हम उससे संबंधित साहित्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो देश कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, किस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होगी, किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ होंगी, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, आर्थिक समस्याएं क्या हैं। हम कुछ बेसिक जानकारी लेकर ही उस समाज में या उस नई संस्कृति या नए देश या नई समाज में जाने की हम कोशिश करते हैं, या हम जो बेसिक जानकारी हम ज़रूर इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर ये बेसिक जानकारी हमें हमारी भाषा में उपलब्ध हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। विश्व नागरिक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब भाषाओं का भी ज्ञान हो। हम अनुवाद के माध्यम से, अनुवाद हमारे लिए या आम जन के लिए वो रास्ते खोलता है, वो मार्ग तलाशता है जिसके माध्यम से आप अपनी मानवीय सीमाओं में रहते हुए भी बहुत कुछ नया जान सकते हैं और नया प्राप्त कर सकते हैं। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, जो वेबसाइट्स, या कहा जाए छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स, या जिसके माध्यम से भी वो अपने स्टेट को, अपने स्टेट के मॉन्यूमेंट्स को, अपने स्टेट के टूरिस्ट प्लेसेस को जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, वो प्रमोट करने के जितने भी उनके जो माध्यम हैं, वे सब के सब अनुवाद के लिए नए रास्ते खोलते हैं। हम जानते हैं कि जब हम ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं फ्रांस जा रही हूँ तो मुझे फ्रेंच आती हो, तो अगर मुझे अंग्रेज़ी आती है और अंग्रेज़ी में मुझे वो टेक्स्ट उपलब्ध हो जाता है, तो मैं उसको पढ़कर भी मैं उस बिल्कुल अपने लिए एक एलियन समाज को जान सकती हूँ। तो टूरिज़्म एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ बहुत सारे अनुवाद के एक पूरी इंडस्ट्री के रूप में आप कह सकते हैं कि अनुवाद की एक पूरी इंडस्ट्री है जहाँ अनुवादकों की बहुत अधिक मांग है। और चाहे वो गाइड्स हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, चाहे वॉइस ओवर की ज़रूरत हो, चाहे रिटन मटेरियल की ज़रूरत हो, चाहे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत हो, फ्लैट ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत हो, चाहे इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत हो, तो इस तरह टूरिज़्म अनुवाद के लिए नए रास्ते नए एक कहा सके कि नए एवेन्यूज़ प्रदान करता है, नए मार्ग प्रदान करता है। तो ट्रांसलेशन आज आप जिस समय में हम हैं, उस समय में ट्रांसलेशन के बिना आप एक विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी समाज जो लगातार आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने ज्ञान के भंडार में बहुत नया जोड़ना चाहता है, या खोजी प्रवृत्ति का समाज या खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसके लिए अनुवाद के बिना जीवन शायद अब संभव नहीं है। और उसके अलावा जैसे हम ट्रांसलेशन का जो दायरा है, जैसे कि हमने बात किया कि ट्रांसलेशन में बहुत सारे डिफरेंट बहुत सारे कहा जा सकता है कि बहुत अलग अलग आयाम हैं और बहुत सारे अलग माध्यम हैं जिसके माध्यम से अनुवाद उपलब्ध है या अनुवाद उपलब्ध हो पाता है। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ICT ने प्ले की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। सूचना क्रांति के आने के साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी एक नए तरह का, आप कह सकते हैं कि एक नए तरह की जानकारी या नए तरह का विकास देखा गया है। हम अनुवाद की जब बात करते हैं और ख़ासतौर पर अनुवाद अध्ययन के जब हम बात करते हैं, तो हम अनुवाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं जिसे हम अनुवाद में टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। जैसे अगर हम कहा जाए कि जब अनुवाद लंबे समय से अनुवाद तो होता रहा, लेकिन जब अनुवाद पर ठहर कर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जब उस पर स्टडी की बात हुई, तब उस दौर को हमने उसका अनुवाद का लिंग्विस्टिक टर्न कहा, उसे भाषिक मोड़ कहा, जहाँ अनुवाद न केवल किसी दूसरे ज्ञान की या किसी अन्य डिसिप्लिन की शाखा मात्र न रहकर, वहाँ अनुवाद एक सेपरेट एंटिटी के रूप में काम करता है। और एक कहा जाए कि अनुवाद की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया पर गहन रूप से विस्तार होता है। उसके बाद 1980s के दौर में, 1990s के दौर में अनुवाद में हम एक नए टर्न की बात करते हैं, जैसे हम कल्चरल टर्न कहते हैं, सांस्कृतिक मोड़। लेकिन एक और अगला जो आयाम है अनुवाद का, उसे हम टेक्नोलॉजिकल टर्न कहते हैं, यानी कि मशीन की शुरुआत। अनुवाद
जो अभी तक एक पूरी तरह से एक मानवीय गतिविधि थी, जैसे ये कहा जाए कि बहुत ही मनुष्य द्वारा की जाने वाली, मनुष्य के दिमाग तक सीमित रहने वाली गतिविधि थी, उसमें मशीन के जुड़ जाने ने उसे एक नया आयाम प्रदान किया है। हाँ, उसकी अपनी कुछ सीमाएं ज़रूर हैं कि मशीन ट्रांसलेशन के माध्यम से आप साहित्य का या जो भी क्रिएटिव राइटिंग है उसका अनुवाद तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मशीन ट्रांसलेशन ने अनुवाद को एक गति प्रदान की है। आज बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स में, आज बहुत सारे ऐसी जगहों पर जहाँ अनुवाद में सपाट अनुवाद की आवश्यकता है, जहाँ अनुवाद में कहा जाए कि जहाँ भाषा की लाक्षणिक शक्ति जहाँ काम नहीं करती, इस तरह के या कहा कि ज्ञानात्मक साहित्य, जिसे हम ज्ञानात्मक साहित्य कहते हैं, नॉलेज टेक्स्ट कहते हैं, उस तरह के अनुवाद में मशीन ट्रांसलेशन की भूमिका बहुत बड़ी है। तो मशीन ट्रांसलेशन ने अनुवाद को जो नई स्पीड, एक जो नई गति प्रदान की है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में अखबारों के आने से ज्ञान का और ये सब सूचनाओं का जो एक प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर हुआ, उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि अनुवाद में मशीन ट्रांसलेशन के प्रवेश से, मशीन ट्रांसलेशन के आ जाने से अनुवाद की जो गतिविधि हैं इसमें और ज़्यादा हम इसमें स्पीड नोटिस कर सकते हैं। आज आप जैसे मैंने कहा कि, और हमारा विषय भी है आज की, वैश्विक समाज में अनुवाद की प्रासंगिकता, तो हम जिस समाज में रहते हैं और हम जानते हैं कि हम हमारे आसपास, और आप भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो MNCs में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे उनके कॉल सेंटर्स हो, चाहे उनका काम करने का तरीका हो, चाहे उनके मैनुअल्स हों, उनका जो रिटर्न मटेरियल हो, उनके जो रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब के सब अनुवाद के माध्यम से ही ट्रांसलेट होते हैं। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सभी कंपनीज़ में आज ट्रांसलेटर्स की मांग बहुत अधिक है। तो ये जो MNC का, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसकी जो जड़ है, इसका जो आधार है, वो अनुवाद के बिना संभव नहीं है। तो इस तरीके से अनुवाद आज एक व्यापक समाज में, एक विकसित समाज में अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और एक ऐसे समाज में जहाँ आप और हम एक भूमंडलीकृत समाज का हिस्सा हैं, तो भूमंडलीकृत समाज में, एक वैश्विक समाज में, एक ग्लोबल सोसाइटी में आप अनुवाद के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैंने लगभग कुछ आपको इंडस्ट्रीज़ गिनवाई, जैसे मीडिया है, MNCs हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, और इस तरह बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, अनुवाद के सरकारी क्षेत्र है, जिसमें अनुवादकों की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, और अनुवाद के बिना आप एक सफल जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। समाचार पत्रों में अनुवादकों की बहुत अधिक बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, और अनुवादक किस तरीके से इस पूरे ज्ञान के प्रचार प्रसार में नया जोड़ते हैं। उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी ज्ञान का, अनुवाद की ज़रूरत उतनी ही विस्तृत है। आज मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने में हम सभी जानते हैं कि साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ये साहित्य जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, हम तक हमारी भाषा में पहुंचाने का माध्यम अनुवाद ही है। तुलनात्मक साहित्य जो अनुवाद की एक अन्य शाखा के रूप में जिसे हम देख सकते हैं, या कहा जाए कि कभी तुलनात्मक साहित्य की एक शाखा के रूप में अनुवाद रहा है। तुलनात्मक साहित्य की जो पूरी अवधारणा है, उसके मूल में अनुवाद ही है। कि अगर अनुवाद न हो तो आप दो संस्कृतियों, दो समाजों के साहित्य के माध्यम से आप उनका विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकते। तो तुलनात्मक साहित्य हो, वैश्विक साहित्य हो, ज्ञान का जो दुनिया भर के जो ज्ञान के जो विभिन्न भंडार हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या अनुवाद के जो फिल्म इंडस्ट्री हो, संगीत इंडस्ट्री हो, विज्ञापन का जो पूरी एक दुनिया है, वो अनुवादकों के लिए नए पर्सपेक्टिव, नए एवेन्यूज़ खोलती है। विज्ञापन की दुनिया, अगर मैं हिंदी भाषी समाज में रहती हूँ तो मैं एक ही प्रोडक्ट का विज्ञापन अपने टीवी पर हिंदी में देख रही हूँ, वही विज्ञापन अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है। और अगर वही विज्ञापन, उसी प्रोडक्ट का विज्ञापन अंग्रेज़ी में, मराठी समाज में जाके देखा जाए तो मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। हम ये जानते हैं कि जो पूरा जो एक भूमंडलीकृत समाज का जो ढांचा है, ये जो उदारवादी समाज का जो ढांचा है, वो पूरा अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। आर्थिक उदारीकरण के जो प्रभाव हैं, उसमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट किसी एक भाषा, किसी एक समाज, किसी एक प्रदेश या एक भाषाभाषी समाज के लिए निर्मित नहीं होता। उसे अगर व्यापक समाज तक पहुंचना है तो उसे ज़रूरी है कि उसकी भाषा में ही उपलब्ध करवाया जाए। मुझे मैं बिना किसी विज्ञापन का नाम लिए कुछ एक विज्ञापनों की ओर इशारा करूँगी। जब हम कुछ विज्ञापन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कुछ ऐसे उत्पाद जो एक आम भारतीय समाज, मध्य वर्गीय समाज की
ज़रूरत से ऊपर रहते हैं, यानी कि जो मध्यवर्गीय समाज या निम्न मध्य वर्गीय समाज तक जिनकी पहुंच नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लंबे समय तक अंग्रेज़ी में देखते रहे। मेरे दिमाग में कुछ उदाहरण हैं, शूटिंग शर्टिंग के कुछ उदाहरण है, या एसी का जो एयर कंडीशनर के जो प्रोडक्ट्स हैं, या जो फ्रिज का जो प्रोडक्ट है, जब एक लंबे समय तक हम अगर इसको थोड़ा पीछे जाकर देखें, यहाँ से 20-25 साल पीछे जाकर देखें, तो उनके जो विज्ञापन थे वो अंग्रेज़ी में आया करते थे। उसका कारण ये था कि उस समय तक शायद ये प्रोडक्ट आम भारतीय समाज तक इनकी पहुंच नहीं बनी थी, लेकिन जो जो हम आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़े, भारतीय समाज भी भूमंडलीकृत समाज हुआ, और ये प्रोडक्ट, और ये कहा जाए कि भारत का जो मध्य वर्ग है उसका दायरा जब विकसित हुआ, तो मध्य वर्ग के दायरे के विकसित होने के साथ साथ इन प्रोडक्ट की जो रीच थी वो बड़े समाज तक पहुंची, और बड़े समाज तक पहुंचने के साथ साथ विज्ञापनों ने अपनी भाषा में भी परिवर्तन किया। यानी कि एसी प्रोडक्ट का या एयर कंडीशनर की बात करें तो एयर कंडीशनर की का विज्ञापन जो बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ी में आता रहा, आज आप एसी का विज्ञापन न केवल अपनी मतलब एक तरह भारतीय संदर्भ में कहें तो हिंदी राष्ट्रभाषा या हमारे जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं उसमें ही नहीं है, अगर आप उसकी निर्मिति देखें, उस विज्ञापन का जो उनका जो वीडियो शूट है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दें तो क्योंकि अब उसका जो टारगेट है वो बहुत निम्न वर्ग है, या निम्न वर्ग कहा जाए कि आम निम्न मध्य वर्ग भी है, गांव समाज भी है, जहां अब एसी पहुंच रहा है, तो एसी को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए या उस प्रोडक्ट की रीच को और बड़ा करने के लिए उसकी भाषा में उतर कर ही आप उस समाज तक, उस भाषा तक, या उस समाज की जो उसकी जो मनोवृत्ति है उसको पकड़ सकते हैं। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि जैसे जैसे हमारा विकास होता चला गया, जिस तरह के भारतीय समाज की अगर वैश्विक भूमंडलीकरण की अगर बात करें तो भूमंडलीकृत समाज ने बहुत सारे नए आयाम खोले, और इन नए आयामों के चलते, इन नए आयामों के आ जाने से बहुत सारे नए दायरे खुले, और जिनके माध्यम से हमने देखा कि अनुवाद अब कुछ खास सीमित वर्गों तक नहीं रह गया, उसकी डिमांड, उसकी मांग, उसकी ज़रूरत नीचे तक रही। और अब जैसे हमने कहा कि ये भूमंडलीकृत समाज की ही देन है कि 24 घंटे का न्यूज़ चैनल हम देखते हैं, लगभग सभी भाषाओं में अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, तो ये पत्रिकाएं, ये लगभग जो अखबार, ये सब सूचना का जो प्रचार प्रसार अब लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध होने के कारण ये आम जन तक पहुँचता है, और आम जन तक पहुँचने के कारण इसकी डिमांड, क्योंकि इसे आम जन तक पहुंचाना है, सभी सूचनाओं को सभी भाषाओं में पहुंचाना है, तो उन सभी एक व्यापक समाज तक इसे जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि एक ट्रांसलेशन की जो पूरी इंडस्ट्री है उस पर भी इन्वेस्ट किया जाए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन आज लगभग हर क्षेत्र की ज़रूरत है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो MNCs हों, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, चाहे ज्ञान का या उपयोग की जितने भी विभिन्न आयाम हैं, उन सभी जगह हम अनुवाद की ज़रूरत को, उसकी प्रासंगिकता को महसूस कर सकते हैं। एक जो अन्य समस्या जो जैसे हमने कहा कि सबके पीछे एक तरह से देखा जाए तो मल्टीकल्चरलिज्म की अवधारणा इसके पीछे है, क्योंकि अगर जब तक हम विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों के प्रति अपनी रुचि अगर नहीं रखते हैं तो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों की जानकारी के प्रति भी हमारा मोह उतना ही नहीं होगा। ये मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे बहुसांस्कृतिकता कहा जाता है, बहुभाषिकता कह सकते हैं, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक जो भारतीय समाज है उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये भी होती है कि अगर कोई समाज बहुसांस्कृतिक या बहुभाषिक है तो उसके विकास को लेकर भी अक्सर ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई समाज यदि बहुभाषिक हो या बहुसांस्कृतिक हो तो क्या अधिक भाषाओं का होना, अधिक संस्कृतियों का होना भी क्या किसी समाज के लिए कि विकास के रास्ते में अड़चन हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि एक अलग डिस्कोर्स का इशू है, पर अगर इसको हम अनुवाद की दृष्टि से देखें तो बहुसांस्कृतिकता या बहुभाषिकता जो मेरे दिमाग में बेबल की पूरी स्टोरी आ रही है, किस तरीके से अनुवाद, विभिन्न भाषाएं के कारण किस तरह से मनुष्य के विकास में एक रुकावट की ओर संकेत वो कहानी करती है कि किस तरीके से जब पूरा विश्व अलग अलग भाषाएं बोलने लगा तो किस तरीके से उनके रास्ते अलग अलग हो गए। पर यदि इसी सब रास्तों के बीच में अनुवाद जैसा कोई सेतु हो, कोई एक ऐसा माध्यम हो जिसके माध्यम से हम एक ऐसा रास्ता तलाश कर सके जो विभिन्न धर्मी या विभिन्न मार्गीय होने के बावजूद कोई एक ऐसा मिडवे तैयार करे जो हमें हमारी सीमित संसाधनों, हमारे सीमित स्रोतों के बावजूद
हमें व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़े तो अनुवाद उसमें एक कह सकते हैं की रोल प्ले करता है। और मल्टीकल्चरल समाज हो या बहुभाषिक समाज हो, बहुभाषिक या बहुसांस्कृतिक समाज में भी हम एक सफल समाज की कल्पना कर सकते हैं, एक सफल व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं, और जिसमें अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कुछ एक मुद्दे थे जिन पे मैंने आज बात करने की कोशिश की है। मैं एक बार देख रही हूँ कोई ऐसा कोई ज़रूरी मुद्दा जो हमसे छूट जा रहा हो तो उसकी बात भी अगर हम कर लें। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एरिया है, आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखें तो वो है कार्टून इंडस्ट्री। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा उसको ध्यान से देखने की कोशिश की हो तो उसमें बहुत सारे अलग अलग स्कोप्स होते हैं। एक ही पर्टिकुलर कार्टून चैनल आपके टीवी पर चल रहा है और आपको और वो अंग्रेज़ी में आता है या वो हिंदी में आता है और आप गुजराती भाषी हैं, तो आप उसमें उसका जो लैंग्वेज बार में जाकर आप देख सकते हैं कि वह अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है, और यदि आपको आपकी भाषा में वो पार्ट उपलब्ध हो पाता है तो आप उस भाषा में उसको देख सकते हैं। ये जो अन्य भाषाओं में एक की के माध्यम से, एक बटन के माध्यम से, एक रिमोट के एक प्रेस के माध्यम से आप एक भाषा के सीमित दायरों को तोड़कर दूसरी भाषा में जा सकते हैं, ये भी अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। उसके अलावा जो एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें होती है वो ये है कि जितने भी कैरेक्टर हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो डोरेमोन है या अन्य कैरेक्टर हैं, हम उन पर विस्तार से बात नहीं करेंगे। उन सब की जो वॉइस है, हम सब जानते हैं कि वो एनिमेशंस हैं, हमारे सामने वो एक एनिमेशन के रूप में उपलब्ध है। कोई कैरेक्टर्स या कोई मनुष्य उसको नहीं कर रहे हैं, वो उसके पीछे पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसके माध्यम से वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं या आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। लेकिन उन स्क्रीन पे जो उपस्थित जो कैरेक्टर्स हैं, जो कार्टून्स हैं, उन कार्टून्स की वॉइस ओवर हम जैसे जीते जागते लोग ही करते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ हैं जहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने या एक्टर्स ने अपनी वॉइस देकर उन कैरेक्टर्स को लाइव किया है, जीवंत किया है। तो ये जो वॉइस ओवर है ये भी एक तरह से अनुवाद का ही एक आयाम है, अनुवाद का ही एक माध्यम, एक कह सकते हैं कि अनुवाद का एक शाखा है जिसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि अनुवाद की प्रासंगिकता किस तरीके से है। आपके टीवी पर ये जो कार्टून हैं, आपके टीवी पर जो फिल्में हैं, आपके टीवी पर जो उपलब्ध विज्ञापन या अन्य जो एंटरटेनमेंट की जितनी भी सामग्री है वो आप भी बेहतर जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि वे सब आपके अपने भारतीय समाज, आपकी अपनी भाषा में बने हुए नहीं हैं। आज हम सिर्फ अपने ज्ञान के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सीमित अपनी भाषा या कहा जाए कि भारतीय भाषाओं के तक निर्भर नहीं है। हमारी स्क्रीन पर आप लगभग सभी भाषाओं की अच्छी फिल्म्स को देख सकते हैं, और ये सब लगभग जो अच्छी फिल्म्स उपलब्ध है ये वॉइस ओवर के माध्यम से, डबिंग और सबटाइटलिंग के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं। ट्रांसलेशन के जो अलग, जो मैंने कहा कि जो एक जो व्यापक दायरा है अनुवाद का, उसके माध्यम से आप ये फिल्में देखते हैं और अपने ज्ञान को आप एक कहा जाए कि एक विश्व नागरिक के रूप में अपने आप को बदलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो आज इस डिफरेंट जितने विज्ञान के जो विभिन्न आयाम हैं अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं, या आप स्वीकार करना चाहें या ना स्वीकार करना चाहें, हम किसी न किसी रूप में विश्व नागरिक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक सीमित दायरे या सीमित जानकारी तक हमारा ज्ञान सीमित है। हम फिल्मों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ज्ञानात्मक साहित्य के माध्यम से, क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से, फिल्म गीतों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से और न जाने कितने माध्यमों से आज हम एक इस पूरे दुनिया के अब ज्ञान तक हमारी पहुंच है, हमारी कह सकते हैं कि हमारे हाथ वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो विभिन्न आयाम हैं ज्ञान के, ये सब तभी संभव हैं जब अनुवाद जैसी एक बड़ा सेतु, एक अनुवाद जैसी एक माध्यम है जो हमें इन सब चीज़ों से जोड़ता है। पिछले एक हमने सत्र किया था उससे हमने कोशिश की थी कि अनुवाद के जो कल्चरल एस्पेक्ट है हमने उस पर बात करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर हम जिस तरह मैंने कहा कि अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र हैं, उसी तरह अनुवाद के ये जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय क्षेत्र के अनुवाद हों, चाहे वो फिल्मी संगीत का अनुवाद हो, चाहे क्रिएटिव राइटिंग हो या अन्य किस्म का साहित्य, जितने भी पर्यटन का साहित्य हो, इन सब के साहित्य के जो अनुवाद हैं, इन सब साहित्य के अनुवाद की जो टूल्स हैं, अब कहा जाए कि जो मेथडोलॉजी है, जो एक पद्धति है जिसे हम स्ट्रैटेजीज़ कह सकते हैं, वो भी अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से हम टूरिज़्म के लिटरेचर का ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी या उसी माध्यम से या उसी पद्धति से हम प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद भी कर सकते हैं।
तो एक अनुवादक होने के नाते, अनुवाद ट्रांसलेशन एस्पिरेंट होने के नाते, ट्रांसलेशन एक्सपर्ट होने के नाते या ट्रांसलेशन के स्टूडेंट होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी समझें कि हम या मेरी क्षमता क्या है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनका साहित्य में बहुत रुचि हो, वो साहित्यिक भाषा के साथ अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसके साथ उसके अनुवाद में भी अपना को ज़्यादा सक्षम या कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की लाक्षणिक या कहा जाए कि ट्विस्टी भाषा से डील करने की या उससे समझने की एक तरह से कहते हैं कि एक लर्निंग फैकल्टी नहीं है, वो किसी और तरीके से उसको समझते हैं, या कहा जाए कि वो बहुत अभिधात्मक या सपाट भाषा के प्रति ज़्यादा कंफर्टेबल है। कुछ में क्रिएटिविटी हो सकती है जो विज्ञापनों का अनुवाद कर सकते हैं। पर्यटन का जो अनुवाद है, पर्यटन साहित्य का जो अनुवाद है, वो हर तरह के, अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म का जो साहित्य है वो हर तरह के अनुवाद की मांग करता है। अगर वो सरकारी विज्ञापन है तो उसमें फ्लैट ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं कि वो एकदम फ्लैट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन भी चल सकता है। लेकिन अगर हम पर्यटन के ही विज्ञापन का अनुवाद करें, उनके गीतों का अनुवाद करें, तो वहाँ हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो ये जो अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, जिसे हम कभी अन्य सत्र में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा अगर कहूँ तो लिटरल ट्रांसलेशन, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, अडेप्टेशन, रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग जो अनुवाद के जो री राइटिंग, न्यू राइटिंग, जो ट्रांसलेशन को जो विभिन्न इसके जो प्रकार हैं, ट्रांसलेशन के जो अलग अलग प्रकार हैं, जो निर्भर करता है कि आपके सामने किस तरह का पाठ है, किस तरह का पाठ का आप अनुवाद कर रहे हैं, किस तरह के पाठ की अनुवाद में किस तरह की एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ये तय करके ही आप बेहतर अनुवाद कर सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जिस समय में हम हैं, अनुवाद की प्रासंगिकता बहुत है। आज किसी भी समाज की कल्पना, किसी भी ज्ञान की कल्पना, किसी भी नई तरह की नॉलेज की कल्पना आप अनुवाद के बिना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि अनुवाद आने वाले समय में और लगभग पिछले लंबे समय से अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी के जुड़ाव ने भी इसे एक नया आयाम दिया है, लेकिन उसकी मैंने कहा कुछ सीमाएं हैं। कभी हुआ तो हम मशीन ट्रांसलेशन पर एक अलग से सेशन करेंगे, लेकिन हमें ये जानना है कि जब हम ये ट्रांसलेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और इसी में थोड़ा सा मैं जोड़ दूँ आगे कि जो ट्रांसलेशन जिस पर कुछ प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हैं, PGDT, PGC, BHT, PG, CMHT, उसी का अगला विस्तार है ट्रांसलेशन स्टडीज़, जिसमें हमारे पास MA ट्रांसलेशन स्टडीज़ जैसा कार्यक्रम है। तो हमें ये तय करना है और ये देखना है कि ट्रांसलेशन के अनुवाद की जो लंबी यात्रा है वो इसकी मांग के कारण, इसकी डिमांड के कारण और ज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से नया जोड़ सकता है, उसे देखते हुए इसकी मांग लगातार बढ़ी है। और आज ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक पूरा डिसिप्लिन हमारे सामने है, जहाँ पर बहुत सारे अनुवाद के नए आयाम खुलते हैं। हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ में अलग तरीके से नई जानकारी प्राप्त करते हैं और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में को एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरह हम पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि पूरे विश्व के निर्माण में किस तरीके से अनुवाद की भूमिका रही है। एक जैसे मैंने कहा कि ट्रांसलेशन डेमोक्रेटाइजेशन का काम भी करता है, उससे पहले की जो पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से समाज का निर्माण होता है, किस तरीके से समाज के निर्माण में यह कहा जाए कि कुछ सत्ताधारी, ये कहा जाए कि बड़े डोमिनेंट कंट्रीज़ के माध्यम से डोमिनेंट कंट्रीज़ ने किस तरीके से डोमिनेटेड या कहा जाए उपनिवेशित देशों पर किस तरीके से अपना शासन चलाया, ये अलग अलग आयाम है जिसकी ज़रूरत महसूस की गई अनुवाद के अंदर। तो हमने ये देखा कि अनुवाद की जो यात्रा है वो पिछले लंबे समय से अनवरत चल रही है और आज उसकी स्थिति ये है कि आज उस पर एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में हम बात कर पाते हैं। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ भी एक नया डिसिप्लिन है, जहाँ पर आप देखते हैं कि आप एक स्टूडेंट होने के नाते आप उससे जुड़ सकते हैं और आप अपने उसमें आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, MPhil PhD रिसर्च कर सकते हैं और उस पर आगे काम कर सकते हैं। एज फ्रीलांसर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ एज डिसिप्लिन पढ़ा सकते हैं। तो ये डिफरेंट बहुत सारे आयाम हैं। अब ये तय करना आपके हाथ में है स्टूडेंट होने के नाते, या अपने आप को बेहतर जज के रूप में ये आपको तय करना है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, या आपकी वीकनेस क्या है। उसी के माध्यम से आप अपने लिए इस व्यापक एक बड़े डिसिप्लिन में से अपने लिए रास्ते तलाशें। ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन स्टडीज़ का ये व्यापक दायरा
केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, ये रोज़गार के व्यापक अवसर प्रदान करता है और रोज़गार भी कई बार बहुत अधिक, जैसे कह सकते हैं कि आपकी रुचि के अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी इसकी लिमिट है, तो आपको ये देखना होगा कि आप इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करने में आपकी भूमिका क्या होगी, आप किस तरीके से उसमें जुड़ सकते हैं और किस तरीके से उसमें नया जोड़ सकते हैं, या आप उसमें से अपने लिए रास्ते तलाश सकते हैं। तो ये आज मैंने कोशिश की कि अनुवाद में अनुवाद की प्रासंगिकता ख़ास तौर पर ग्लोबल टाइम्स में क्या है, किस तरीके से वो एक लार्जर सोसाइटी से जुड़ता है, किस तरह एक लार्जर सोसाइटी के निर्माण में अनुवाद की एक भूमिका है, किस तरह वो हमें एक तरह से कहा जाए कि ग्लोबल सिटीज़न बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। उसके साथ साथ एक स्किल बेस्ड ये कार्यक्रम है, किस तरीके से हमारे लिए रोज़गार के, नौकरियों के, हमारी पसंद के कामकाज के नए एवेन्यूज़ खोलता है। ये सब एक मैंने कोशिश की आज के इस सत्र में जानकारी देने की। हम कोशिश करेंगे अगले सेशन में जिससे हम और किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पर हम और विस्तार से बात करें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ठीक रहा।